हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मशीन डिजाइन के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मशीन डिजाइन में पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन पढ़ना है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि मशीन डिजाइन होता क्या है, क्या इसका एप्लीकेशन होता है। फिर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग अगर मशीन डिजाइन में कोई एलिमेंट का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोसीड्योर को मानना पड़ेगा, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि लोड क्या होता है, कितने टाइप्स का लोड होता है, स्ट्रेसेस क्या होता है, उसमें फेल्योर अगर टेक्स प्लेस करता है किसी मटेरियल के अंदर तो कौन कौन सा फेल्योर टेक्स प्लेस करता है, जिसमें थ्योरी ऑफ फेल्योर सब भी आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। बस करना क्या है कि जैसे जैसे ये लेक्चर आ रहा है आपका, आप सबसे पहला वाइट स्पाइरल कॉपी खरीद लेंगे, सिलेबस प्रिंट आउट निकाल देंगे, नहीं तो आप अपने हाथ से पूरे सिलेबस को मतलब 2 पेज में लिख लेंगे। और जैसे जैसे आपका लेक्चर आते जाएगा आप उसको टिक आउट भी करते जाएंगे, जिससे कि आपको भी पता चलते जाएगा कि मेरा सिलेबस कहाँ कहाँ जा रहा है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि हर दिन नहीं तो अल्टरनेट डे में भी आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड करते रहे। बस स्टार्टिंग में थोड़ा समय लग रहा है, पर अब जैसे ही स्टार्ट सारा लेक्चर हो चुका है अब आपको रेगुलर वे में जो है वीडियो आते रहेगा। और जरा भी वेट नहीं करेंगे, जैसे आपको लेक्चर मिला आप तुरंत अच्छे से जब भी आप फ्री हो जाइए आराम से हेडफोन कान में लगा लीजिए और पूरे अच्छे से उसके नोट्स को तैयार कीजिए। साथ ही साथ लेक्चर का हर एक इंपॉर्टेंट बात को आप अच्छे से सुनिए और समझिए। फिर जैसे ही हम लोग यूनिट 2 में जाएंगे और वहां पर हम लोग को डिजाइन सीखना है, तो हम यहां पर सोच लिए कि आपको एक साथ 2 यूनिट पढ़ाएंगे। एक थ्योरेटिकल सेक्शन जिसमें कि 2 से 3 आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ाएंगे और साथ में पैरेलली जो है यूनिट 3 भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल सेक्शन भी अच्छा होते जाएगा और साथ ही साथ थ्योरेटिकल सेक्शन भी अच्छा होते जाएगा। थ्योरेटिकल सेक्शन में यूनिट 1 में क्या करेंगे, कुछ पेजेस छोड़ देंगे। अगर जैसे यूनिट 2 आ गया है तो वहां से यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे और जो यूनिट 1 का लेक्चर आते जाएगा फिर उसको नोट डाउन करते जाएंगे। मेरा सारा का सारा जो लेक्चर है वो जय मैकेनिकल के ऐप में होगा। जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारा का सारा मशीन डिजाइन के लिए आप या पूरे सब्जेक्ट के लिए, पूरे 6 सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरे सब्जेक्ट के लिए आप जय मैकेनिकल के ऐप में जुड़ जाइए। और फाइनल सेमेस्टर में बहुत मेहनत करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है कि सर मशीन डिजाइन एलिमेंट होता क्या था। आपको पहले ही बताऊं कि मशीन डिजाइन एलिमेंट जब हमको पढ़ाई करना होगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ होना चाहिए। पहला तो आपको मैकेनिक्स में अच्छा पकड़ होना चाहिए, दूसरा आपका मॉस, सबसे इंपॉर्टेंट मॉस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमको लगेगा कि कहीं कहीं आपका अच्छा नहीं है या आप भूल चुके हैं तो हम खुद ब खुद आपको रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफिनीशन पार्ट्स में आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि मशीन डिजाइन क्रिएट मशीन्स दैट वर्क सेफली, इकोनॉमिकली एंड रिलायबली। कह रहा है कि मशीन डिजाइन में हम लोग मेनली करते क्या है, तो बहुत सारे मशीन के एलिमेंट को डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ जब उस सारे एलिमेंट को डिजाइन कर लेते हैं तो उसको फाइनली असेंबल कर देते हैं और उस असेंबल करने के बाद जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो वर्क में कन्वर्ट करता है। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि मशीन डिजाइन क्रिएट्स मशीन। मशीन डिजाइन अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो फाइनली इसका एप्लीकेशन करते हैं आप मशीन को बनाने के लिए, क्योंकि आप हर एक मेंबर को, एलिमेंट को आप अच्छे से डिजाइन करके बनाते हैं और फिर उसको फाइनली असेंबल कर देते हैं तो वहां से वो मशीन बन जाता है जिसमें आप इनपुट देते हैं, एनर्जी देते हैं तो वो वर्क डन में कन्वर्ट करता है। तो क्लियर हो गया कि मशीन डिजाइन क्रिएट्स मशीन दैट वर्क सेफली, इकोनॉमिकली एंड रिलायबली। ये भी याद रखना है कि वो जो काम करेगा मशीन वो एकदम सेफ ढंग से काम करे। ऐसा नहीं कि उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर किसी तरह का आपको जो है इंजरी हो जाए, हो सकता है उसके कारण कोई आपको घटना घट जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस मशीन से आप काम कर रहे हो वो एकदम सेफली होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए। इकोनॉमिकली का मतलब है कि जिसमें इनपुट हम दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम आउटपुट दे, और साथ ही साथ रिलायबल भी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। क्लियर हो गया। कह रहा है इन डिजाइन मशीन एलिमेंट वी क्रिएट न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। कह रहा है कि जो मशीन आपका पहले से बना हुआ है, मान लीजिए कोई जेसीबी मशीन बना हुआ है, तो आज के 10 साल 20 साल पहले का अगर कोई जेसीबी मशीन देखेंगे और आज के डेट का देखेंगे तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। मतलब उसमें काम करने का जो रेट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव है, उसके में जो पावर है वो भी इंप्रूव कर दिया गया, उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया। इवन आप अगर लेथ मशीन को भी देखेंगे तो 10 साल पहले का जो लेथ मशीन था और अब का जो सीएनसी लेथ मशीन है दोनों में काफी डिफरेंस है।
अब सीएनसी लेथ मशीन में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से प्रोग्रामिंग कर देते हैं और जिस तरह का हमको उसमें ऑपरेशन करना रहता है हम आसानी से कर लेते हैं। तो यही बता रहा है कि मशीन डिजाइन में ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार नया ही मशीन बनाते हैं, जो पुराना मशीन है उसमें भी हम लोग मॉडिफिकेशन करके उसको न्यू बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो इन डिजाइन मशीन एलिमेंट वी क्रिएट न्यू एंड बेटर मशीन एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, ए न्यू और बेटर मशीन इज वन विच इज मोर इकोनॉमिकल इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। कह रहा है कि कोई भी जो नया मशीन हम बना रहे हैं या मशीन डिजाइन में हम लोग हर बार यही करते हैं कि इस तरह से इंप्रूवमेंट करते हैं कि आपको कम ही लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले। इनपुट आप जितना दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। देखिए इंजीनियर का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जितना अमाउंट में आप इनपुट दे रहे हैं तो मैक्सिमम आप उससे आउटपुट लेना चाहेंगे, तभी जाके एक सेव कह सकते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर होता है। तो यहां भी वही काम कर रहा है कि ए न्यू और बेटर मशीन, हम किसको बेटर मशीन कह रहे हैं, इज वन विच इज मोर इकोनॉमिकल, जो कम खर्चा में ही आपका काम करते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मटेरियल को बना रहे हैं, जिस सामान को हम बना रहे हैं उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट भी है वो मशीन क्या कर दे, कम कर दे, और साथ ही साथ उसका ऑपरेशन भी जो है स्मूथली कर दे। डिफिनेशन क्या कर रहा है, मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक टेक्निक जैसे जब भी आप किसी मशीन को बनाते हैं तो किसी ना किसी सिद्धांत पर, किसी ना किसी नियम या लॉ पर वो काम करता है। तो क्या कर रहा है कि मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मशीन और a mechanical system to perform specific function with the maximum economy and efficiency। कह रहा है कि मशीन डिजाइन है क्या, तो मशीन डिजाइन को हम बता सकते हैं कि एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो भी सिद्धांत बना हुआ है, जो भी लॉ बना हुआ है इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में, उस सारे का एप्लीकेशन करते हैं। जितना मैथमेटिकल अप्रोच होता है उसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग जितना भी फिजिक्स का, साइंस का नियम है सबको एप्लीकेशन करते हैं। जैसे न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ मोशन, उसके मदद से मशीन का पार्ट का मूवमेंट करवा रहे हैं। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डी एलम्बर्ट कहते हैं। मतलब एक कोई रिजिड बॉडी है, सरफेस पर रखा हुआ है और ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो वहां से क्लियर हो गया कि वहां जो फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू एम ए, तो उतना ही अमाउंट का एक सुडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो भी कितना हो गया, एम ए हो गया। तो जब हम लोग अप्लाइड फोर्स, जो रिजल्टिंग फोर्स है और जो सुडो फोर्स है, दोनों को अगर जोड़ दे और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि डायनामिक बॉडी जो था वो स्टैटिक्स में आ गया। तो जो प्रिंसिपल काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, या बर्नौलिस प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए कोई मशीन आप बना रहे हो उसमें पूरा फ्लूइड सिस्टम, जिसमें इंडस्ट्रियल फ्लूइड आप पढ़ते हैं कि किस तरह से न्यूमेटिक के मदद से वो काम करता है, तो वहां भी आप बर्नौलिस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मशीन डिजाइन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जब मशीन का डिजाइन करते हैं तो जितना भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन करते हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, हम लोग बहुत सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फास्टनिंग डिवाइसेस। मान लीजिए हमको कोई मशीन पार्ट को कसना है तो उसमें कौन सा स्क्रू लगेगा, उसके लिए कौन सा डिवाइसेस यूज करेंगे, नट बोल्ट जो लगेगा उसका साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, ये सब के बारे में बात करते हैं। चेन अगर यूज करना है तो किस टाइप का चेन हम लोग उसमें यूज करेंगे, गियर यूज करना है तो किस टाइप के गियर का यूज करेंगे, बियरिंग लगाना है फ्रिक्शन को कम करने में तो किस तरह से बियरिंग होना चाहिए, कौन सा बियरिंग यूज करेंगे। फिर ऑयल सील, मान लीजिए लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए यूज कर रहे हो या न्यूमेटिक के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप ऑयल सील के बारे में बात करेंगे। फिर स्प्रिंग किस तरह से लगा होगा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, शाफ्ट किस तरह का होगा, क्या डायमेंशन होगा, की कैसा होगा, की का कौन सा टाइप वहां यूज करना है, ये सारा का सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होता है। कहां पर, जब हम लोग मशीन का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि आगे बोल रहा है कि principle and technical information and imagination in the description of a machine or a mechanical system to perform a specific function with the maximum
इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। अब यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन का मतलब जब हम लोग मशीन बना लेते हैं फाइनली, तो उसका एक लेआउट हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसका एक ड्राइंग बना लिए, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी उसका बना लो, हार्ड कॉपी बना लो, तो पूरा मशीन कैसे कैसे असेंबल हुआ है उसका एक डिस्क्रिप्शन हम लोग बना लेते हैं। या अगर उसमें मशीन का कोई कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंट किस तरह से है उसका एक ड्राइंग बना लिए, तो वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन में आ जाता है। तो ड्राइंग ऑफ असेंबली एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट। और फाइनली क्या होता है, ए डिजाइन इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ए रिकॉग्नाइज्ड नीड ऑफ ए कस्टमर। देखिए कोई भी मशीन बना रहे हैं वो आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के आधार पर बना रहे हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर को अपने कंपनी में, अपने वर्कशॉप में कोई ऐसा मशीन चाहिए जिससे वो सारा का सारा काम ऑटोमेटिक कर सके, तो आप उसका डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो यही बता रहा है कि ए डिजाइन इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई रिकॉग्नाइज्ड नीड ऑफ ए कस्टमर, इट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो एक फिक्स, जो भी मशीन है वो क्या करेगा, एक फिक्स फंक्शन करेगा विथ मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। यहां पर ये याद रखना है, इकोनॉमी का मतलब होता है कि कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा हम काम करें। इफिशियंसी का मतलब होता है कि हम इनपुट उसमें जो दे रहे उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम आउटपुट कितना ले रहे हैं। तो आई होप आपको मशीन डिजाइन क्या होता है ये अब समझ में आ रहा है। बस दिमाग में यही बैठाना है कि मशीन डिजाइन एलिमेंट या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का मतलब है कि एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मशीन के एक एक पुर्जा को डिजाइन करते हैं, किस तरह से, रिक्वायरमेंट के आधार पर, लोड के आधार पर, और फाइनली वो सारे एलिमेंट को असेंबल करके एक मशीन बना दिया जाता है। और उस मशीन में जैसा हम काम करवाना चाहते हैं उस तरह से उसमें फीड दे देते हैं, उसमें हम लोग सेटिंग कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और उसके अनुसार वो काम करता है जिससे वो अपना बेस्ट, या उसको कह सकते हैं कि बेस्ट इफिशियंसी देता है। क्लियर एकदम है? इसको जल्दी से फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसीड्योर ऑफ मशीन डिजाइन, मतलब अगर हमको मशीन डिजाइन करना है या किसी एलिमेंट का डिजाइन करना है तो क्या क्या प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और डिफिनीशन देख लेते हैं मशीन डिजाइन का, या मशीन डिजाइन एलिमेंट का देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मशीन डिजाइन इज द सब्जेक्ट विच टेल्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, शेप एंड साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट सो दैट द रिजल्टेंट मशीन विल परफॉर्म द गिवन टास्क। क्या कह रहे हैं, मशीन डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमको कोई मशीन बनाना है तो उसको बनाने से पहले हमको उसका एक एक पार्ट पुर्जा को बनाना पड़ेगा, और उस पार्ट पुर्जा को बनाने के लिए सबसे पहले हमको मटेरियल का सिलेक्शन करना है। क्योंकि आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि वो जो मशीन हम बना रहे हैं उसका जो जो कंपोनेंट है उस पर किस किस तरह का लोड लगेगा, उस लोड के आधार पर हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, उसका शेप किस तरह का रखना है, उसका साइज किस तरह का रखना है, वो सारा का सारा उसके स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा। और फाइनली सारे कंपोनेंट को, मतलब मेंबर को हमको इस तरह से अरेंज कर देना, इस तरह से जोड़ देना है कि वो मशीन जिससे हम जो काम करना चाहते हैं वो मेरा काम करके दे सकता है। क्लियर एकदम है? अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जिसमें लोग पढ़ेंगे कि जनरल प्रोसीड्योर इन मशीन डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी आदमी पूछ सकते हैं कि मशीन डिजाइन अगर आपको करना है, या मशीन डिजाइन, देखिए आपको बार बार बता रहा हूं, हम लोग मशीन नहीं बनाएंगे, हम लोग मशीन का कंपोनेंट बनाएंगे। तो अगर आपको मशीन का कोई कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि कंपोनेंट बनेगा तभी उसको असेंबल करके हम लोग मशीन बनाएंगे, तो अगर हमको मशीन का एलिमेंट का डिजाइन करना है तो क्या क्या प्रोसीड्योर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम निकालना है जॉब के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा से नॉलेज हो, इसलिए आप अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे। फिर बहुत सारा आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट देंगे, जिसके आधार पर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी तरह मशीन डिजाइन में भी क्या करते हैं, अगर हमको मशीन डिजाइन किसी एलिमेंट का बनाना है तो कुछ कुछ प्रोसीड्योर करना होगा। तो सबसे पहला क्या कर रहा है, एक यहां पर हम लोग चार्ट बना लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, और उसके आधार पर ही हम इसको याद रखेंगे। सबसे पहला नीड और एम, इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट वी फाइंड द एम और पर्पस फॉर विच द मटेरियल इज टू बी
डिजाइन। मतलब पहले दिमाग में आपको याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये आपको मार्कर का डिजाइन करने के लिए बोल रहा है या आपको बोल रहा है कि नहीं आपको एक मार्कर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्योर आप यूज करेंगे। तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए कि हम मार्कर बना क्यों रहे हैं। क्लियर है? तो दिमाग में पहले ही बैठा होगा कि मार्कर का एप्लीकेशन जो है, मार्कर का सबसे ज्यादा यूज जो है हम लोग टीचिंग फील्ड में करेंगे, बोर्ड पर लिखने के लिए करेंगे। तो ये दिमाग में बैठ गया है कि इसको हम लोग बोर्ड पर लिखने के लिए करेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसका डिजाइन करेंगे कि उसको पकड़ने में आसानी हो। उसका डायमेंशन इस तरह से रखेंगे कि बहुत ज्यादा खराब या बहुत ज्यादा हेवी नहीं लगे। मटेरियल इस तरह का यूज करेंगे जिसमें कि हमको ग्रिपिंग अच्छा से मिल जाए। तो ये कुछ प्रोसीड्योर होगा जिसके आधार पर हम इस मार्कर को डिसाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमको मशीन या मशीन का कोई भी एलिमेंट बनाना है तो सबसे पहला हमको दिमाग में ये आना चाहिए कि जो हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, जो हम लोग मशीन बना रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या नीड है। क्लियर हो गया? तो पहला फ्लो चार्ट में आप डाल देंगे नीड और एम, और इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो लिख देंगे नीड और एम में फर्स्ट वी फाइंड द एम और पर्पस फॉर विच द मटेरियल इज टू बी डिजाइन। मतलब जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आ जाएंगे मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म याद होगा आपको, पहले बताया हूं कि डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो आप जानते हैं कि मशीन बहुत सारे कल पुर्जों से मिलकर बना हुआ है और मशीन के एक एक पुर्जा को एलिमेंट कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट है ये, तीसरा एलिमेंट है ये, चौथा ये, 4 लिंक मान लिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो 4 लिंकों में से किसी एक लिंक को अगर हम फिक्स कर दिए और इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स दिए तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये लिंक थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ, ये लिंक इधर गया और ये लिंक इधर गया। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे लिंकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक चेन कहेंगे। और काइनेमेटिक चेन में किसी एक लिंक को फिक्स करके उसके रिस्पेक्ट में दूसरे लिंक का रिलेटिव मोशन कराए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म कहेंगे। अगर 4 लिंकों से मिलके कोई मैकेनिज्म है तो उसको सिंपल मैकेनिज्म कहेंगे, और 4 लिंक से ज्यादा कोई मैकेनिज्म है तो उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड मैकेनिज्म। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। तो बता देंगे कि 4 लिंकों से मिलके अगर कोई सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि एक लिंक फिक्स है और उसके रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म। तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि जो मशीन का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो एलिमेंट है उसका तो पहले पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंस है, फिर वो किस तरह से मैकेनिज्म कर रहा है दूसरे के साथ। ठीक है? तो मैकेनिज्म में क्या हो गया? सेलेक्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ मैकेनिज्म विच विल गिव द डिजायर्ड मोशन। मतलब हमको फिर पता होना चाहिए कि वो जो मशीन बना रहे हैं उसमें जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगा है उसमें किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा आ जाएंगे, एनालिसिस ऑफ फोर्स। मतलब मशीन के हर एक पार्ट पुर्जा में किस किस तरह का फोर्स लगेगा। लीनियर डायरेक्शन से कौन सा फोर्स लग रहा है, एंगुलर डायरेक्शन से कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है, किस तरह से किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। अगर हम लोग इसके पूरे डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो वो एनालिसिस ऑफ फोर्स है। ये भी याद रखना है कि जब मशीन का डिजाइन हम लोग कर रहे हैं तो फोर्सेस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी, नहीं तो पता चलेगा कि जो कंपोनेंट है वो कहीं से मुड़ गया, कहीं से टूट गया। तो ये भी दिमाग में बैठा लेना है, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। और जब हम फोर्स का एनालिसिस करेंगे तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेसेस के बारे में भी बात कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, और उसके आधार पर देख लेंगे कि क्या उसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वह अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है कि ज्यादा है। ठीक है? मतलब जब भी आप डिजाइन करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेसेस होगा, जिसको हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं, उसके काफी नीचे हम लोग को डिजाइनिंग करना है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजाइन स्ट्रेस कहेंगे, वर्किंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एनालिसिस ऑफ फोर्स में फाइंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर। आगे बता रहा है मटेरियल सिलेक्शन। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हमको पता चल गया कि मशीन का कंपोनेंट हम क्यों बना रहे हैं, क्या इसका पर्पस है, किस तरह से मैकेनिज्म कर रहा है, ये भी पता चल गया, फोर्स उस पर कैसा लग रहा है, स्ट्रेस कैसा लग रहा है। तो अब उसके आधार पर हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। देखिए हर एक मटेरियल में लोड लेने का क्षमता अलग अलग होता है, तो हमको पहले ही पता चल गया कि फोर्स किस तरह से लग रहा है। उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि उसमें डक्टाइल मटेरियल यूज करे कि ब्रिटल मटेरियल यूज करे, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद
फ्लो चार्ट में मटेरियल के बाद क्या होगा, डिजाइन ऑफ एलिमेंट, जिसमें शेप एंड साइज। जब हम लोग सारा चीज यहां कर लिए तो हम उसका क्या करेंगे, शेप बनाएंगे, उसका साइज बनाएंगे कि कितना शेप होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं हो, बहुत बड़ा भी नहीं हो, रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको हम लोग डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिजाइन द साइज ऑफ ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट। जैसा लोड का रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आप डिजाइन उसको कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन। फिर जो आपका कंपोनेंट बना है, जो मशीन आपका बना है, उसको फिर क्या करेंगे, लैब में भेज देंगे, वहां पर टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लीजिए वहां पर कुछ फेल्योर टेक्स प्लेस कर जाता है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब उसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन करेंगे, हो सकता है उसके मटेरियल में मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके मैकेनिज्म में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहां से टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद जो कंपोनेंट बन रहा है उसका हम लोग डिटेल ड्राइंग बना लेंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट है उसी का हम लोग ड्राइंग बना लेंगे कि इन फ्यूचर अगर हमको जरूरत पड़ेगा, या उस मशीन का हम लोग जो असेंबल करेंगे कंपोनेंट को, वो किस किस तरह से करेंगे, उसका डिटेल हम लोग जो है या तो सॉफ्ट कॉपी उसका बना लेंगे, नहीं तो हार्ड कॉपी बना लेंगे। तो वहां पर डिटेल ड्राइंग बना हुआ रहेगा। आप ऐसे भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप नोटिस करेंगे एक आपको उसका ड्राइंग का बुकलेट मिल जाता है। टीवी खरीदे तो सर्किट का आपको मिल जाएगा, फ्रिज खरीदे तो उसका पूरा सर्किट का एक ड्राइंग मिल जाएगा। तो हर एक मेंबर का जो भी आप मशीन खरीद, या आपके कॉलेज में जो भी मशीन खरीदा रहा है उसका भी एक बुकलेट मिल जाता है कि ये कैसे कैसे काम अरेंजमेंट करेगा। और फाइनली जब ये सारा चीज हो जाएगा तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस मशीन एलिमेंट का या उस मशीन का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो आई होप आपको आज पूरा का पूरा जो है जनरल प्रोसीड्यूर मशीन डिजाइन समझ में आ गया। इसको इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, हो सकता है ये 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछ दे। देखिए जैसे जैसे आपको मशीन डिजाइन पढ़ाते जाएंगे तो आपको ये मेंशन करते हुए जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इवन ओरली भी बहुत सारे, जैसे आप इसरो का स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो हम मॉस और डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर इसरो में मैक्सिमम जो काम होता है वो मॉस और डिजाइन पर ही बेस्ड होता है। तो वहां डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट का हमको डिजाइन करना है तो आप क्या क्या प्रोसीड्यूर को अपनाएंगे। तो बस इस फ्लो चार्ट को आप याद रखेंगे और उसको जवाब दे देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। उसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, और अब आपका लेक्चर जो है एकदम लगातार आएगा। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 पैरेलली चलाएं। ठीक है, यूनिट 1 के लिए बस थोड़ा सा जगह छोड़ देना, और यूनिट 2 जैसे हम लाएंगे तो उसको थोड़ा पेज छोड़ने के बाद यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्लासेस में भी बता देंगे कि आप कितना पेज छोड़ेंगे, और बाकी बात आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करते रहिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आगे में भी नंबर दिए हुए, आप वहां से नंबर को सेव कर लेंगे, वहां मैसेज करेंगे। ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें डायरेक्ट आप डालेंगे जय मैकेनिकल बाय रोशन सर, तो वहां से तुरंत लिंक आ जाएगा, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर लेंगे। जितना भी पीडीएफ होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन देने को होगा वहां पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं। थैंक यू।